दोस्तों, तो आज हम जानेंगे कि जो मैंने सोलर पैनल अपने घर में इंस्टॉल कर रखा है वो किस तरह से इंस्टॉल हुआ है, उसके स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस होते हैं इंस्टॉल करने के, और आपको आगे चल के कोई दिक्कत ना है इंस्टॉलेशन प्रोसेस में। वेंडर किस तरह से पैसे बनाता है, वेंडर किस तरह से आपका काटता है, और क्या चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए जिस टाइम पर हमारा सोलर पैनल इंस्टॉल हो रहा है। ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे, तो वीडियो आखिरी तक जरूर देखें। हम चलते हैं वीडियो में, जिसमें हम आपको दिखाएंगे लाइव कि हमारा पैनल जो इंस्टॉल हुआ है वो किस तरह से हुआ है, क्या क्या चीजें उसमें इंस्टॉल हुई है। तो ये है दोस्तों मेरा सोलर पैनल जो कि टीन शेड पे खड़ा है, और इस पे जो मैंने यूज करे हैं 8 पैनल इस्तेमाल करे हैं। 560 वॉट के 8 पैनल हैं, 4 आगे लगे हुए हैं, 4 पीछे लगे हैं। एक्चुअली जब आप लगवाते हैं टीन शेड के ऊपर सोलर पैनल तो इस तरह से ही लगता है, एक पूरा बड़ा स्ट्रक्चर नहीं लगता कि एक के पीछे एक, थोड़ा सा गैप दे के लगाते हैं ताकि विंड की वजह से आपके पैनल्स उड़ ना जाएं या फिर उनमें कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरह से मेरा पूरा स्ट्रक्चर लगा हुआ है। पूरा का पूरा सिस्टम जो लगा है वो गैल्वेनाइज स्ट्रक्चर है, हॉट डिप में होकर आया है ये, ताकि इसमें जंग ना पकड़े मेरे स्ट्रक्चर को और लंबे सालों तक ये चल पाए। क्योंकि आपको पता होगा कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कम से कम हमें 25 से 30 साल तक बिजली बना के देता है। तो हमें इस तरह से चीजें बनानी होती है कि वो 2-4 साल में जंग पकड़ के खराब ना हो जाए। जिस तरह से मैंने अपना जो स्ट्रक्चर है वो टीन शेड के ऊपर करा है, उस तरह से अगर आप भी प्लान कर रहे हैं टीन शेड के ऊपर, तो आप ये चीज का जरूर ध्यान रखना कि जो सिस्टम है जो आप होल करवा रहे हैं अपने टीन सेट पे, वो इस तरह से करवाएं कि उसकी वजह से नीचे पानी ना जाए। क्योंकि ये सबसे बड़ी समस्या होती है कि अगर होल सही से नहीं हुआ, उसको अगर सील नहीं करा एम सील से, एरोलाइट से या फिर रबर टेप से, तो जो पानी है बरसात के टाइम पे नीचे जा सकता है। लेकिन अगर आप लेंटर है आपका, मतलब आपने पूरा रूफ कंक्रीट वाली छत है आपकी, उसमें अगर आप करवाते हैं तो इसमें इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होती। क्योंकि जब आप उसको फास्टनर से अपनी छत के ऊपर सिस्टम को अटैच करवाएंगे तो सीमेंट का एक पिलर बन जाता है 1 से 2 फीट का, जिसकी वजह से आपका जो पानी की दिक्कत है वो नहीं आती है। अगर आप मेरे स्ट्रक्चर को देखेंगे तो मेरा जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से बना है कि 2 स्ट्रिंग मेरे सिस्टम में बनी हुई है। क्योंकि मेरा जो इन्वर्टर है वो डुअल एमपीपीटी वाला है, तो उसमें 2 स्ट्रिंग का ऑप्शन है। 4 पैनल्स को मैं एक स्ट्रिंग बना के अलग से इन्वर्टर से कनेक्ट कर सकता हूँ और 4 स्ट्रिंग्स को अलग से कनेक्ट कर सकता हूँ, और चाहूँ तो आटो को एक में भी कर सकता हूँ। तो ये डुअल एमपीपीटी इन्वर्टर की ये खासियत होती है। अगर आप इन्वर्टर्स के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो आई बटन में आपको मिल जाएगा ऊपर। साथ ही साथ आपको मेरे चैनल में बहुत सारी इन्वर्टर से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी, मैंने कौन सा इन्वर्टर लगाया और कौन सा इन्वर्टर बेस्ट है, सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। हम चाहे हमारा स्ट्रक्चर कंक्रीट के ऊपर लगाएं, मतलब छत के ऊपर लगाएं प्रॉपर, या फिर टीन शेड के ऊपर लगाएं, हमें एक चीज जरूरी ध्यान रखनी है कि 3 से 35 डिग्री के एंगल पे हमारा स्ट्रक्चर टिल्ट होना चाहिए। अगर हमारा स्ट्रक्चर ज्यादा लेटा हुआ होगा तो सन रेज जो है वो ज्यादा अच्छे से नहीं पड़ेंगे, और ज्यादा खड़ा हो जाएगा तो हमारा स्ट्रक्चर प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। तो एक पर्टिकुलर एंगल होता है 30 से 35 डिग्री के आसपास, वो स्ट्रक्चर का एंगल होना चाहिए ताकि आपका जो सिस्टम है उसमें ज्यादा देर तक धूप रहे और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन आपका सिस्टम करे। वायर की अगर हम बात करें तो 4 स्क्वायर mm की वायर मिनिमम होनी चाहिए अगर आप 5 किलोवाट तक का सिस्टम लगा रहे हैं। अगर आपका सिस्टम 5 किलोवाट से ज्यादा का है तो आपको मिनिमम 6 से 8 स्क्वायर mm की वायर लगानी चाहिए, ताकि सिस्टम जो है आपका जितनी इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है उसके अकॉर्डिंग आपकी जो वायर है उसको वो लोड ले पाए, जले ना वायर या जल ना जाए किसी वजह से, या फिर कैपेसिटी कम होने की वजह से प्रोडक्शन लो ना कर दे। जब वायर्स को सिस्टम से कनेक्ट किया जाता है, मतलब पैनल से कनेक्ट किया जाता है, तो MC4 कनेक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो वाटरप्रूफ कनेक्टिविटी को बना के रखे, पानी की वजह से कोई शॉर्ट सर्किट ना हो और सिस्टम आपका लंबा चले। जितनी भी वायर सोलर पैनल से होते हुए इन्वर्टर की तरफ जाएगी वो सारी PVC जो पाइप्स होते हैं 1 इंच पौन इंच के, उसके थ्रू होके जानी चाहिए, ताकि आपकी वायर जो है वो लंबे समय तक चले और वो डैमेज ना हो। और जो आपका पैनल है और पैनल और इन्वर्टर के बीच में कम से कम दूरी होनी चाहिए, ज्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या दिक्कत होती है कि जो आपका DC करंट है वो ज्यादा लंबे दूरी तय नहीं कर सकता और उसमें लॉस आ जाता है, मतलब करंट लॉस होता है आपका। तो जितना आपके पैनल इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, दूरी ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी आपकी कम बनेगी, जब तक वो इन्वर्टर में पहुंचेगी तब तक वो लॉस हो जाएगी, मतलब वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। पैनल और इन्वर्टर के बीच में 50 फीट से ज्यादा का डिस्टेंस ना रखें। इस बात का जरूर ध्यान रखें कि डिस्टेंस कम से कम हो। आपको जगह ऐसी चूज करनी है जहां पर आपका जो सिस्टम है वो पैनल और इन्वर्टर के बीच की दूरी 50 फीट से ज्यादा ना हो। जैसे कि आपने देखा मेरा पैनल्स लग चुके हैं, वायरिंग हो चुकी है। अब बारी आती है इन्वर्टर ACDB और DCDB बॉक्स की। तो ये मेरे ACDB और DCDB बॉक्स लगे हैं, बीच में इन्वर्टर लगा है। वायरिंग जो ऊपर की तरफ से आ रही है वो सीधी DCDB बॉक्स में जा रही है, जिसे बोलते हैं DC करंट और डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। पैनल से जो वायर आती है वो DCDB के अंदर आती है, वहां पे MCB लगी होती है ताकि अगर पैनल से ज्यादा कभी हाई वोल्टेज करंट आए तो वो इन्वर्टर को ना जलाए, वो वहीं पर ही रुक जाए। और DCDB बॉक्स से जो करंट है वो वायर्स के थ्रू होते हुए इन्वर्टर में जाता है। 2 स्ट्रिंग्स कनेक्टेड है,
जैसे मैंने आपको बताया था, आगे वाली आप स्ट्रिंग देख सकते हैं और पीछे वाली स्ट्रिंग आप देख सकते हैं। ये 2 4 जो पैनल लगे हैं उनकी अलग अलग स्ट्रिंग्स हैं। जब इन्वर्टर के अंदर डीसी करंट जाता है तो डीसी करंट को इन्वर्टर एसी में कन्वर्ट करता है, जो हम अपने घरों में यूज करते हैं। हमारे घरों में जो अप्लायंसेज होते हैं वो सारे के सारे एसी वाले होते हैं, डीसी वाले नहीं होते। हम डीसी करंट को डायरेक्टली अपने घर में नहीं कर सकते, उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। इन्वर्टर का वही काम होता है। तो जब इन्वर्टर डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है तो एसी करंट एसी डीबी बॉक्स में जाता है और एसी डीबी बॉक्स के थ्रू वो वायर से होते हुए हमारे घर के अंदर और हमारे घर पे जो मीटर लगा हुआ है, नेट मीटर जिसे हम बोलते हैं, उसमें जाता है। तो जितना करंट हमारे घर में इस्तेमाल होना है वो हमारे घर में डायरेक्टली दिन में चला जाता है और जितना हमारा करंट एक्स्ट्रा बनता है वो सादा हमारे ग्रिड में चला जाता है, जिसका इंफॉर्मेशन आपको आपके एप्लीकेशन में भी मिलेगा सोलर पैनल के, आपको नेट मीटर में भी मिलता है और आपके इन्वर्टर की स्क्रीन में भी मिलता है। वहां से आप चेक कर सकते हैं। एक जरूरी चीज मैं आपको बताऊंगा कि पैनल से जितनी वायर डीसी डीबी तक आ रही है वो सारी 4 स्क्वायर mm की होनी चाहिए अगर 5 किलोवाट से कम का सिस्टम है, और इन्वर्टर से जो वायर एसी डीबी में जा रही है वो भी 4 स्क्वायर mm तक होनी चाहिए। लेकिन एसी डीबी से जो हमारे मीटर तक वायर जा रही है वो 5 किलोवाट वाले सिस्टम में मिनिमम 6 स्क्वायर mm की होनी चाहिए, ताकि आपका जो करंट है वो लॉस ना हो और तार जलने का खतरा ना बना रहे। वेंडर यहीं पर सबसे ज्यादा पैसे बचाता है वायरिंग में कि कम सस्ती वायर लगा दी, वायर ही तो जलेगी, क्या हो गया है, मतलब क्या हो जाएगा, फिर से वायर चेंज कर दूंगा और आपसे पैसे ऐंठ लूंगा। तो इस चीज से आपको बचना है ताकि वेंडर आपका यहाँ पे पागल ना बना सके और आप बच सके। अब जिस तरह से हमारे सिस्टम लग चुका है, इन्वर्टर इंस्टॉल हो चुका है, पैनल लग चुके हैं, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है जो कि आखिरी में होती है, वो होती है आपकी अर्थिंग। अर्थिंग के 3 गड्ढे किए जाते हैं। वेंडर क्या करता है कि पैसे बचाने के लिए पास में गड्ढे कर देता है और पास में कॉपर की रॉड जो गड्ढे में जाती है उन्हें लगा देता है। लेकिन आपको कम से कम 2 से 3 फीट का गैप रखना है एक गड्ढे से दूसरे गड्ढे और तीसरे गड्ढे के बीच में। अब ये जो 3 होल होते हैं इसमें कॉपर की रॉड जाती है अंदर, जो आपके सिस्टम को बचाती है। आपके यहाँ लाइटनिंग होती है या फिर बिजली कड़कती है। तो पहला वाला जो गड्ढा होता है वो होता है आपका लाइटनिंग अरेस्टर का। अभी आप लाइटनिंग अरेस्टर देख रहे होंगे, ये पैनल के ऊपर लगा हुआ होता है ताकि अगर कोई बिजली ऊपर से आसमान से गिरती है तो पैनल पे ना गिर के इस पे गिरे और इससे सीधा वो जमीन की तरफ चली जाए। दूसरा जो हमारा गड्ढा होता है वो होता है आपका पैनल्स के लिए, ताकि पैनल्स में अगर कोई करंट पास हो रहा है या फिर कोई भी वायर कट गया या करंट ना आए पैनल्स पे और सीधा वो अर्थिंग में चला जाए। और तीसरा जो गड्ढा होता है वो होता है आपका इन्वर्टर के लिए, कि इन्वर्टर को अगर अर्थिंग की जरूरत पड़ रही है तो वो उस वायर के थ्रू अर्थिंग ले लेगा। मेरा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, सामने पूरी वायरिंग जा रही है, ऊपर से वायर आ रही है और नीचे तक पूरे अर्थिंग हो रहा है। तो इस तरह से हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर काम करता है। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मेरे घर पे लगा हुआ है। पूरे स्ट्रक्चर का अगर मैं आपको बताऊं तो 4.4 किलोवाट का मेरा सिस्टम है। इसमें 8 पैनल लगे हैं 560 किलोवाट के अदानी के टॉपकॉन पैनल, और ये इस तरह से इंस्टॉल किया गया है। बहुत ही अच्छे से इंस्टॉल हुआ है, मुझे अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। 3 महीने हो चुके हैं। और अगर आपको रेगुलर वीडियोस जाननी है मेरे सिस्टम के बारे में, कितना वो यूनिट जनरेट कर रहा है, किस तरह से काम कर रहा है, क्या क्या चीजें मैंने इंस्टॉल करी है, किस तरह से करी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।